हेलो फ्रेंड्स। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के हमने लास्ट वीडियो में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में हमने पढ़ा था और उसके बाद जो राममूर्ति समिति आई थी उसके बारे में पढ़ा। तो राममूर्ति समिति ने क्या किया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसकी समीक्षा की थी कि उसमें क्या क्या गड़बड़ है, कौन सा काम सही से नहीं हो रहा। उसके आधार पर अपनी सिफारसें दी थी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें अभी सही नहीं हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी शासन को, उसके बाद संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। और वो कब आई? तो 1992 में आई। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी है। तो जो 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके ऊपर जो सुझाव दिए थे राममूर्ति समिति ने कि कौन कौन सी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, उस पर जो सुझाव दिए थे उसके बाद आई थी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। ठीक है, 1992 में आई तो 1992 कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। सन 1986 में घोषित नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति शैक्षिक विकास के क्रम में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस शिक्षा नीति में कहा गया कि प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत विभिन्न संकल्पों की समीक्षा की जाएगी। देखिए 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी इसमें ये बात की गई थी कि जो शैक्षिक विकास के क्रम में जो चल रहा है, जो शिक्षा नीतियाँ आ रही हैं, इसमें हर 5 साल में क्या होगा, तो जो हमने संकल्प किए हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, जो हमने अब नीतियाँ बनाई हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। तो वही हुआ, 1986 में वो आई थी। ठीक है, उसकी समीक्षा के लिए फिर राममूर्ति समिति बनाएगी। फिर राममूर्ति समिति ने अपने सुझाव दिए कि कौन सी चीज़ में कहाँ कमी रह गई है, कौन सी चीज़ में हमें सुधार करना है, क्या क्या अभी चीज़ें और होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राममूर्ति समिति ने बताई। इसके बाद आई थी आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा आपको अब तक। इसलिए राममूर्ति समिति को संस्तुति के आधार पर सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन किया गया। देखिए वही चीज़ है जिसे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 या प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 कहा गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 किसे कहते हैं या कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 किसे कहते हैं। ठीक है, तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन या कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा सन 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संशोधन निम्नवत हैं। देखिए 2019 में ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत सरकार ने 1992 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 में जो आई थी उसमें कौन कौन से संशोधन किए। ठीक है, उसे देख लेते हैं। तो पहला था कि संपूर्ण भारत में +2 स्तर को स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया गया। मतलब इससे पहले मैंने आपको बताया था 10+2+3 का ये कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे थे। ठीक है, तो जो 10+2 वाला था सिस्टम, तो 2 को इन्होंने कॉलेज शिक्षा में रखा था, जो उच्च शिक्षा है उसमें रखा था। लेकिन इसमें क्या किया कि 10+2 मतलब 12th क्लास तक को किसे में रख दिया? स्कूल शिक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया गया कि उसे स्कूल शिक्षा के अंतर्गत जोड़ा जाए। ठीक है, 12th क्लास तक। फिर सेकंड पॉइंट की समग्र साक्षरता अभियान पर अधिक जोर दिया गया। ठीक है, जो समग्र साक्षरता अभियान है, सभी के लिए शिक्षा होनी चाहिए, तो इस जो अभियान था ये इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तीसरा था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को अधिक व्यापक करके प्रत्येक स्कूल में 3 बड़े कमरे तथा 3 अध्यापक होंगे। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ऐसा था कि कुछ सुविधाएं थी जो प्रत्येक कॉलेज को देना ही देना था, और मोस्टली ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस समय प्राइमरी कॉलेज स्कूल्स के लिए रखा गया था कि जो प्राइमरी स्कूल होंगे उसमें 2 कमरे होंगे। ठीक है, एक ब्लैक बोर्ड होगा, एक डस्टर होगा, मतलब कुछ चीज़ें थी जो कॉमन थी कि सभी में, मतलब इन्होंने फिक्स कर रखी थी कि हर प्राइमरी स्कूल में ये चीज़ें होनी चाहिए। उसी को हम लोग ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहते हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या किया इन्होंने कि जहाँ पर 2 कमरे होंगे या एक कमरा होगा वहाँ पर क्या कर दिया कि 3 बड़े कमरे होने चाहिए और 3 कम से कम अध्यापक होने चाहिए। ठीक है, और 4th पॉइंट क्या है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तृत किया गया। मतलब पहले ये खाली प्राइमरी लेवल पर था, इसके बाद क्या कहा गया इसमें कि उच्च प्राथमिक स्तर तक इसे फैला दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर तक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लेकर जाओ। फिर 5th पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण आदि से जोड़ने पर अधिक जोर दिया गया। कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है इसमें 3 टॉपिक को जोड़ने पर अधिक जोर दिया गया। ये 3 टॉपिक कौन से थे? तो निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, इन्हें जोड़ने पर ज़्यादा जोर दिया गया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के साथ ही साथ आप गरीबी कैसे कम की जा सकती है इस पर जोर दें, राष्ट्रीय एकता कैसे बनाई जा सकती है इस पर जोर दें, और पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जा सकता है इस पर जोर दें। ठीक है, तो ये चीज़ें जोड़ने की बात की गई। और देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आवश्यकता व रुचि आधारित व्यावसायिक शिक्षा व कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। मतलब ऐसे कार्यक्रम को रखा जाए जिसमें जो लोगों की आवश्यकता के अनुसार हों, उनकी रुचि के अनुसार हों। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा जिसमें जुड़ी हुई हो, या कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब जो रिसर्च से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ऐसे कार्यक्रमों पर ज़्यादा जोर दिया गया।
सेवेंथ पॉइंट है कि ड्रॉप आउट बच्चे, असमर्थ कामकाजी बच्चे तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ किया। मतलब ड्रॉप आउट बच्चे वो बच्चे कहलाते हैं जो बीच में ही शिक्षा को छोड़ देते हैं। ठीक है, कि आप फर्स्ट क्लास में आपको एडमिशन दिलाया गया और आपने क्या किया, सेकंड या थर्ड क्लास तक आपने स्कूल छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं जो कभी भी स्कूल्स वगैरह को छोड़ देते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। या असमर्थ कामकाजी बच्चे जो काम वगैरह करते रहते हैं, ठीक है, किसी होटल वगैरह में बर्तन धो रहे हैं छोटे मोटे बच्चे, ठीक है, तो इन्हें असमर्थ कामकाजी बच्चे कहते हैं। और लड़कियों के लिए क्या कहा गया कि अनौपचारिक शिक्षा को थोड़ा अच्छा किया जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि मुक्त अधिगम प्रणाली को सुदृढ़ किया जाएगा। मुक्त अधिगम से मतलब है कि आप जो घर बैठकर शिक्षा ले सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये मुक्त अधिगम में आ जाएगा। तो ऐसी जो प्रणाली है जिससे हम लोग मुक्त अधिगम ले सकते हैं, तो उस प्रणाली को थोड़ा अच्छा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि शिक्षा पर व्यय राष्ट्रीय आय के 6% से अधिक होना तय किया गया। मतलब अभी तक इससे पहले ही 1986 में क्या कहा गया था, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, कि जीडीपी का या राष्ट्रीय आय जो है हमारी, उसका 6% हमें शिक्षा पर व्यय करना है। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रीय आय का जो 6% है उससे अधिक व्यय करना है हमें शिक्षा के ऊपर। मतलब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि 6% से आप अधिक व्यय करेंगे। अब हम पढ़ेंगे कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992, या हम कहते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। 1992 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संकल्पों में संशोधन करके कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 तैयार किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया और 1992 में क्या किया गया, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 को तैयार किया गया। इसमें टोटल 23 खंड थे, जिसमें से मुख्य निम्नवत हैं। मतलब टोटल 23 खंड थे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको लिख के दिए हैं। ठीक है, पूरे 23 आपको याद नहीं करने, ठीक है, 10 आप याद कर सकते हैं। वैसे 23 खंड है, आपको बस इतना लिखना है, लेकिन जो मुख्य है आप उन्हें याद कर लेना। ठीक है, इसमें कौन कौन से खंड हैं? पहला है नारी समानता के लिए शिक्षा, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में लिखा गया है पूरा। फिर है अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में बात की गई है उसमें। फिर है कि प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा, जो प्रौढ़ होते हैं, ठीक है, उनकी शिक्षा की बात की गई। प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई जो प्राइमरी लेवल पर होती है या उससे पहले। नवोदय विद्यालयों की बात की गई इसमें। ठीक है, उच्च शिक्षा की बात की गई। और SC ST व पिछड़े वर्ग जो होते हैं उनकी शिक्षा की बात की गई है इसमें, जो 23 खंड है। और फिर विकलांगों की शिक्षा के बारे में बात की गई है, मुक्त शिक्षा की बात की गई है इसमें। ठीक है, भाषाओं का विकास कैसे किया जा सकता है इसके बारे में बात की गई है। अध्यापक एवं प्रशिक्षण, ठीक है, जो अध्यापक हैं और उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जा सकती है उनके बारे में बात की गई है इसमें। और खेल एवं शारीरिक शिक्षा, ठीक है, तो ये टॉपिक हैं या कह सकते हैं ये खंड है जिनके बारे में बात की गई है इसमें। वैसे टोटल 23 है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो ही लिखे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कुछ और कोई चैनल देखें उसमें आपके टोटल 23 देखने को मिल जाए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही है। ठीक है, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दिया है। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद कर लें, ये जो पॉइंट्स हैं इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यशपाल समिति के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन से सुझाव दिए। देखिए ऐसा होता रहता है, क्या होता है कि गवर्नमेंट जब बदलती है तो वो क्या करते हैं कि हर डिपार्टमेंट में अपना कोई ना कोई आदमी रखते हैं वो। ठीक है, फिर वो डिपार्टमेंट क्या करता है, कोई समिति बनाता है। ठीक है, हर गवर्नमेंट का यही काम होता है, वो कोई ना कोई समिति बनाता है और उसमें जो पहले की जो समिति थी उसकी जो गलतियाँ निकालता है कि हाँ इसमें ये काम नहीं हुआ, क्योंकि अपने को अच्छा दिखाना है। तो भाई ये सब लोग भी करते थे कि हाँ हमें क्या करना है कि दूसरी गवर्नमेंट की गलतियाँ दिखानी, कि कौन कौन सी वो गलतियाँ कर रहे थे, कौन कौन से उनके सुझाव ठीक नहीं है, क्या काम नहीं हुआ और हमें क्या बेहतर करना है। ठीक है, ऐसी वोट मिलेगा हमें, ऐसी हमारी गवर्नमेंट आएगी। तो ये लोग भी यही करते थे, जैसे एक गवर्नमेंट बदलती थी दूसरी गवर्नमेंट आती थी, वो क्या करते थे, नई समिति बनाते थे और नई समिति आती थी तो कुछ गलतियां निकालती थी पहले की और अपने को सुझाव देती थी। तो ऐसे ये चलता रहता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे यशपाल समिति के बारे में। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।